I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आता हूं जिनसे हमें बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल की होती है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज ऐसी ही पर्सनालिटी को आपको मिलवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। उसको तकरीबन 37 ईयर्स हो चुके हैं एज ए फ्रांसिस्कन फादर बने हुए। उन्होंने बहुत पाकिस्तान में काम किया। ये पहले जो फ्रांसिस्कन पंजाबी फादरों में से पहले फादरों में से ये हैं और उन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया। आजकल वो बाहर इटली में बहुत सारे एज ए मिशनरी काम करते रहे। अभी किसी और कंट्री में भी जाने का सोच रहे हैं कि उन्हें एज ए मिशनरी वर्क मिला है और आप उसकी लाइफ से जानेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और कितने लोगों को अपनी लाइफ से मोटिवेट किया, मोटिवेशन दी। और मैं समझता हूं कि मैं भी उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। बहुत नाइस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ से नज़र आता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम उनसे आपको मिलवाते हैं और वो हैं फादर विक्टर जॉन। फादर जी, वेलकम विद अस कि आप हमारे चैनल में आए और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता चला कि आप पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो मैंने बड़ा अपने आप को लकी समझा कि आपका इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम कहता हूं कि आप हमारे पास यहाँ पर आ जाए अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। बहुत शुक्रिया मैक्स जेम्स, आपने मेरा इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया और मुझे खुशी है कि मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूं ताकि नौजवान और वो लोग जो फ्रांसिस्कन जमात के बारे में जानना चाहते हैं उनको हम कुछ गाइड कर सकें, बता सकें और फ्रांसिस्कन जो खिदमात हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि फ्रांसिस्कन्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी कलीसिया में। लिहाजा मुझे खुशी है कि आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और इंटरव्यू दे रहा हूं। ओके, थैंक यू फाद जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारा जो प्रोग्राम है लव इन जीसस है, जिसमें हम इंटरव्यू का ये आगाज़ कर रहे हैं। लव इन जीसस हमारा प्रोग्राम है, हम अपनी ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं उसमें। तो फाद जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपकी लाइफ के बारे में। आपने कैसे सोचा कि आप एज ए फ्रांसिस्कन फादर बने या फ्रांसिस्कन में जाएं? मैक्स जेम्स, आप क्योंकि मेरे ख़ानदान को भी जानते हैं, तो मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। मेरे वालिद साहब हैदराबाद डायसिस में ख़ुसूसी तौर पर नवाबशाह शहर में उन्होंने एज़ ए मुनाद अपनी खिदमत जो हैं वो अदा की और 37 साल उन्होंने इस खिदमत को किया और उनका ज़्यादातर काम फ्रांसिस्कन फादर्स के साथ था। और मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि मेरी बुलाहट के हवाले से उनका बड़ा हिस्सा है। मेरे वालिद चूँकि कलाम से वाक़फ़ियत रखते थे और खुरूज की किताब में, पुराने अहदनामे में ये लिखा है कि खुदा पहले फल जो है वो खुदा की नज़र किया जाए, खा वो ज़मीन का फल हो, खा वो किसी जानवर का फल हो, खा वो किसी इंसान का पहला फल हो। तो मेरे वालिदैन ने यह फ़ैसला किया कि हमारा पहला बच्चा, खा वो लड़की है या लड़का है,
हम उसे खुदा की नज़र करेंगे। तो जब मैं पैदा हुआ तो उनके इस फैसले को सुना और आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं उस वक्त शायद मुझे नहीं पता था फ्रांसिस्कन क्या है। बेशक मैं फ्रांसिस्कन पैरिश में था, लेकिन उस वक्त यही था कि फ़ादर बनना तो मेरे ये शौक़ कि फ़ादर बनना है। फिर ब्रदर्स आया करते थे सेमिनरी से, फ्रांसिस्कन ब्रदर्स आया करते थे, तो उनके साथ मुलाकात करना, उनके साथ गुफ्तगू करना अच्छा लगता था। ये शौक़ बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। ये वालिदैन के शौक़ से अब मेरा शौक़ बन गया था। फिर 1975 में एक नेशनल प्रोग्राम हुआ फ्रांसिस्कन जमात का, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों से जहाँ फ्रांसिस्कन काम करते हैं उनका एक प्रोग्राम हुआ लाहौर में, दारुल नईम, जो हमारा इनिशियल फॉर्मेशन का घर है, जहाँ तरबियत होती है नौजवानों की, दारुल नईम। तो हम वहाँ गए और वहाँ पर हमें मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी की ज़िंदगी से, फ्रांसिस्कन जमात के हवाले से, फ्रांसिस्कन ज़ाब्ता हयात के हवाले से हमें मालूमात फ़राहम की गई और फिर इसके साथ साथ हमें लाहौर शहर भी दिखाया गया। तो शौक़ जो था और ज़्यादा बढ़ा और यूँ मैं 1977 में मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैं फिर लाहौर दारुल नईम चला गया, जहाँ पर मैंने अपनी फ्रांसिस्कन तरबियत का आगाज़ किया। उसके साथ तकरीबन 3 साल वहाँ रहने के बाद मुझे कराची भेज दिया गया और यहाँ मैंने अपनी नवीशत का आगाज़ किया। 3 साल आप दारुल नईम में आपने स्टे किए? जी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दारुल नईम में आया और ये ग़ालिबन 1980 की बात है। 1980। तो जब मैं 1980 में यहाँ आया तो मैंने अपना नवीशत शुरू किया और नवीशत वो साल है, एक साल फ्रांसिस्कन जमात और तमाम रहबाना जमात में, जहाँ पर बड़े इंटेंसिव तरीके से रहबाना जमातों से मुतलिक और ख़ुसूसी तौर पर उनके जो मुरब्बी है उससे मुतलिक सिखाया जाता है, उसकी ज़िंदगी से, उसके कामों के, उसकी मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से, स्पिरिचुअल लाइफ भी साथ उनकी जो रूहानी ज़िंदगी है उसके हवाले से। फिर हम फ्रांसिस्कन जमात का जो ज़ाब्ता हयात है उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि हम अपनी इस बुलाहट में और ज़्यादा मजबूत हों, क्योंकि इस नवीशत साल के बाद हम वादे करने वाले होते हैं। तो उन वादों की तैयारी जो है वो हम नवीशत के साल में करते हैं। और यूँ फिर हम 1981 में मैंने अपना पहला वादा किया, सिंपल प्रोफेशन मैंने किया और फिर उसके बाद रिन्यूअल होते रहे और 1984 में मैंने सोलम प्रोफेशन किया और फिर उसके बाद जो पढ़ाई का सिलसिला था सेमिनरी में थियोलॉजी के लिए पहले 2 साल जो थे नवीशत के बाद पहले 2 साल वो हमारा रिलीजियस कोर्स होता है, जहाँ पे हमें फ़िलासफ़ी और जो फ़लसफ़ा जो है उसके हवाले से हमें सिखाया जाता है और तैयार किया जाता है थियोलॉजी पढ़ने के लिए। तो फिर सेमिनरी, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में तालीम हासिल की। फिर 1986 में मेरी ऑर्डिनेशन हुई। 5 दिसंबर 1986 को मैं फ़ादर बना था। तो अब मुझे, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि मुझे 37 साल हो गए फ़ादर बने को और मैं बड़ा खुश हूँ और मैं अपनी इस चॉइस से, फ्रांसिस्कन बनने से मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं एक रहबाना जमात में हूँ और एक फ्रांसिस्कन। फाजी, जब आपकी ऑर्डिनेशन हुई जी तो कहाँ पर हुई आपकी ऑर्डिनेशन? मेरी ऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि हमारा जो बिशप था वो फ्रांसिस्कन था हैदराबाद में, तो हैदराबाद डायसिस में और हैदराबाद शहर में हमारी ऑर्डिनेशन हुआ करती थी फ्रांसिस्कन फ्रायर्स की। और हमारा जो बिशप था जो ऑर्डिनेशन हमारी करता था वो हमारा फ्रांसिस्कन बिशप था। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी जमात की कि फ्रांसिस्कन
जो है उनकी ऑर्डिनेशन वहाँ पे हो। और आम तौर पर ये दिसंबर के महीने में हुआ करती थी। और उसके बाद जब ऑर्डिनेशन होती थी उसके बाद हम अपनी अपनी मिनिस्ट्री में अपनी अपनी खिदमत अपने अपने मिशन में। बिशप बोनावेंचर ना, बिशप बोनावेंचर पॉल थे जी जी, और बड़े अच्छे उन्होंने बहुत खिदमत वहाँ सर अंजाम दी। और हमारा फ़ख्र है कि फ्रांसिस्कन्स ने अब 3 बिशप्स हो गए पाकिस्तान में। OFM जो है बोनावेंचर थे, फिर बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और आज बिशप सैमसन है। तो 3 बिशप्स हमारे जी जी जी, लाहौर और हैदराबाद। जी जी ठीक है। तो सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से था और मेरी ऑर्डिनेशन हुई 5 दिसंबर 1986 को और 16 दिसंबर 1986 को मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो गुजरात। अच्छा। और गुजरात पिंडी डायसिस का हिस्सा, वहाँ मैंने 6 साल खिदमत सर अंजाम दी। और चूँकि मैं जवान था उस वक्त, यंग था और बड़ा जोशीला भी था, तो मेरा जो काम था वो बाहर जो विलेजेस हैं इलाकों में मैं जाता था। मोटरसाइकिल थी मेरे पास उस वक्त, तो 3-3 घंटे मोटरसाइकिल चलाकर मैं वहाँ जाता और बड़ी मेहनत के साथ उस खिदमत को सरअंजाम दिया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ्रांसिस्कन जो कंट्रीब्यूशन था गुजरात के लिए और पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, मैंने अपना हिस्सा उसमें डाला। मैंने देखा गुजरात बहुत अच्छी पैरिश भी, जो पैरिश है उसे वो भी बहुत अच्छा है। इवन के चर्च भी काफ़ी डिफरेंट है, चाहे SP हाउस कचहरियों के पास ना उधर है, बहुत अच्छा है। अच्छा फाजी, आपने वहाँ पर 6 साल स्पेंड किए हैं, उसके बाद आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हुई? मैं 6 साल आमतौर पर 6-7 साल के बाद हम सबैटिकल पूछते हैं। ओके। तो इस 6 साल के बाद मुझे 1 साल के लिए फिलिपाइन भेजा गया, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक इवेलुएशन की। और उसको कहते हैं क्लिनिकल पास्टरल एजुकेशन, क्लिनिकल पास्टरल एजुकेशन यानी CPE। तो मैंने 2 क्वार्टर CPE की और ज़्यादातर वो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम होता है। तो 2 साल मैं फिलिपाइन में था, जिसे ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन। तो मैं 1 साल के लिए फिलिपाइन में था। तो वहाँ पर मुझे तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प की, जो मैं खिदमात में ड्रेन आउट हुआ और उससे और ज़्यादा मुझे हौसला मिला। जो 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 मेरा मॉडरेटर था उसने मदद की ताकि मैं और ज़्यादा वापस आकर इफ़ेक्टिव तरीके से वो अपना काम जो है, अपनी खिदमत और अपने मिशन को जारी रख सके। तो फाजी, आपने 37 ईयर हो चुके हैं, आप बहुत सारी पैरिशेस में गए होंगे। जी जी, ठीक है। इसके अलावा आप सेंट फिलिप पैरिश में भी रहे हैं? जी, मैं सेंट फिलिप में भी रहा हूँ। सेंट फिलिप में टोटल मैं 12 साल रहा। 12 साल। पहले मैं 6 साल था, उसके बाद 6 साल गुजरने के बाद मैं चला गया 1 साल इंग्लैंड में। ओके। इंग्लैंड में मैंने खिदमत सर अंजाम दी। इंग्लैंड में मैंने फिर एक कोर्स किया साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग। ओके। तो 1 साल का वो डिप्लोमा था, वो मैंने किया। और उससे भी मुझे मदद मिली कि मैं अपने आप को किस तरह मजबूत बनाकर, अपनी खिदमत को मजबूत बनाकर मैं दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, उनकी कैसे काउंसलिंग कर सकता हूँ, उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन में है, कोई मुश्किल में है, उनके साथ गुफ्तगू करने से, उनकी काउंसलिंग करने से उनकी मैं मदद कर सकता हूँ। तो मैंने 1 साल वहाँ गुजारा इंग्लैंड में। तो मैंने मुख्तलिफ, जैसे आपने पूछा, मैं सांगड़ में भी था। अच्छा, सांगड़ में भी? मैं हैदराबाद में भी था। फिर 2 टर्म 6-6 साल के मैं सेंट फिलिप पैरिश में था। तो 12 साल। सेंट फिलिप में तो बहुत आपने काम किया है,
जो मैंने खुद भी देखा है। हाँ। स्कूल भी बनवाया, पैरिश हाउस भी बनवाया, काफ़ी ज़्यादा जो मैंने देखा। सेंट फिलिप में मैंने स्कूल, हाई स्कूल, सेंट फिलिप हाई स्कूल बनवाया। आमतौर पर एक्चुअली हमारे बच्चे जो इस एरिया के थे उनको सेंट पैट्रिक में, सेंट पॉल में, सेंट जोसेफ में दाखिले के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। तो हमने फिर सोचा कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है, तो हमें कुछ एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा फिर हमने इंग्लिश मीडियम नर्सरी से शुरू किया और फिर उसको हमने आगे चलाया और ज़्यादा, और हाई स्कूल तक ले गए। आज सेंट फिलिप हाई स्कूल, बहुत उसका एक नाम है गुलशन इकबाल में जी। और इसके अलावा मैंने कुछ 6 चर्चेस जो है अपने पैरिश में 6 चर्चेस बनवाए हैं, जिनमें एक चर्च सेंट फिलिप चर्च है जो अपनी नौयत का एक चर्च है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी सिर्फ वो कोशिश नहीं, बल्कि ये मेरे साथ मेरे जो एसोसिएट प्रीस्ट थे, फादर विक्टर सवेरा, फादर गुल, फादर इलियास, फादर मेनार्ड सफदर, जी। हमने मिल के इस काम को सरअंजाम दिया और आज एक बहुत बड़ा चर्च हमारे सामने है। पैरिश हाउस हमने अपना बनाया है। जी, तो मैंने जितनी भी खिदमत सेंट फिलिप में की है या दूसरे पैरिशेस में की है, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मैंने अपनी कुछ लोग कहते थे कई दफ़ा कि फादर जी थोड़े सख्त हैं, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। जो असूल थे या जो डायसिस के जो कायदे कवानीन थे उन पे कभी नहीं किया था। हाँ, हमने जितनी खिदमत कर सकते थे हमने डायसिस में रहकर की भी है और अभी भी कर रहे हैं। बेशक मैं छुट्टियों पे हूँ, लेकिन सेंट पॉल पैरिश में, सेंट फिलिप में अभी जब भी मुझे पूछते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ पे खिदमत करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो फाजी आप नोविशिएट इंचार्ज भी रहे हैं? जी, मैं 28 साल मैंने पैरिशेस में काम किया है और 5 साल मैं फॉर्मेशन में था। साल मैं नोविस मास्टर था, नोविशिएट में काम किया और 2 साल मैं दारुल नईम में मैंने अपनी खिदमत जो थी वो पढ़ाने के ज़रिए नौजवान, जो हमारा फॉर्मेशन हाउस है उसमें जो नौजवान आते हैं उनकी फॉर्मेशन में मैंने कुछ क्लासेस वगैरह इवन के फ्रायरी में आपने नोविशिएट हाउस भी बनवाया आपने? जी। आपने फील किया कि ये नया होना चाहिए, अच्छा बिल्डिंग टाइप? एक्चुअली मैं क्योंकि उस वक्त नोविस मास्टर था तो ये मेरे हिस्से में आया, तो मैंने इसको सुपरविजन वगैरह की। बाकी तो ये सारा जो सिलसिला है ये फ्रांसिस्कन जमात ने फैसला किया कि यहाँ नोविशिएट हाउस भी होना चाहिए, तो हमने फिर इस नोविशिएट हाउस को बनाया और इसका जो क्रेडिट है वो मेरे हिस्से में आ चुका है क्योंकि मैं उस वक्त नोविस मास्टर था। जी बिल्कुल। तो फज जी एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बहुत सारी कांग्रीगेशन थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि नवाबशाह से आप, और नवाबशाह में फ्रांसिस्कन थे उस वक्त पता भी नहीं था, लेकिन फ्रांसिस्कन एक हैबिट जो है ना उसकी अपनी एक लुक है, एक उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी हैबिट की। तो आप क्या हैबिट्स को देख के या फादरों को देख के जो इस तरफ आए, क्या ऐसी ख़ास वजह थी? ओके, जैसे मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब ने 37 साल नवाबशाह में अपनी खिदमत दी और उन्होंने फ्रांसिस्कन फादर्स के साथ काम किया। तो फ्रांसिस्कन फादरों को हमने शुरू से अपने पैरिश में देखा और मैं मुतासिर हुआ फादर फरमान की ज़िंदगी से। फादर अलेक्जेंडर था उस वक्त, फिर फादर टोनी गंसाल्विस थे। इनकी ज़िंदगी को देखकर ये शौक़ पैदा हुआ और चूंकि और कोई जमात को मैं नहीं जानता था, सिर्फ इन्हीं को देखा था और फ्रांसिस्कन इनकी जो सादा ज़िंदगी थी और हमेशा फ्रांसिस्कन हैबिट में और जॉयफुल, क्योंकि नवाबशाह में
हॉस्टल भी था, नौजवान लड़के थे, फादर फरमान और दूसरे फादर्स उनके साथ बड़े घुल मिल जाते थे। सादा ज़िंदगी थी, कोई शोशा वाली ज़िंदगी उनकी नहीं थी। बिल्कुल। और गाते थे, बजाते थे और उनको इकट्ठा करते थे। तो मुझे उनकी ज़िंदगी ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और अगर देखें तो मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी भी ऐसी थी, वो जॉयफुल था। जब वो उसने रहबाना ज़िंदगी का आगाज़ नहीं किया था, तो वो गाना बजाना ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। तो इसलिए मुझे शौक़ हुआ कि मैं फ्रांसिस्कन बना। अच्छा फाजी, अभी आप रिसेंटली अभी इटली में थे, रोम में, तकरीबन एज ए मिशनरी वर्क के लिए आप वहाँ थे, अभी छुट्टी के लिए हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है एज ए मिशनरी वर्क वहाँ पर इटली में? ये पहला मौका था कि मैं एज ए मिशनरी मुझे अपॉइंट किया गया मिनिस्टर जनरल की तरफ से। जी जी। और वहाँ मैं उस चर्च में था, बसिलिका ऑफ सेंट जॉन द लैट्रिन। ओके। ये वो बसिलिका है, ये बड़ा चर्च है जहाँ मुक़द्दस फ्रांसिस अपना जो रूल है, अपना ज़ाब्ता हयात है, उसको पास करवाने और उसको क्या कहते हैं, अप्रूव करवाने के लिए पापा आज़म के पास आए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स हैं वहाँ आज भी खिदमात अपनी सरअंजाम दे रहे हैं। और मैं उनमें से एक था जिनका काम लोगों के इतराफ़ सुनना था। इतराफ़ लोग बड़ी तादाद में लोकल भी और बहुत से लोग जो दूसरे ममालिक से आते थे एज ए टूरिस्ट, जी, वो भी वहाँ पे इतराफ़ करने के लिए आते थे। तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हम फ्रायर्स जो थे वो उनकी जो इतराफ़ सुनते थे। और ये पापा आज़म भी इस बात पर ज़ोर देते हैं आजकल, पापा आज़म फ्रांसिस, कि इतराफ़ का सैक्रमेंट जो है वो बड़े सैक्रमेंटों में से है, क्योंकि इतराफ़ के सैक्रमेंट के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर ख़ौस करके, अपनी ज़िंदगी पर पछता कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो जिस तरह बपतिस्मे का सैक्रमेंट जो है वो एक बड़ा सैक्रमेंट है और नई ज़िंदगी की अलामत है, इसी तरह इतराफ़ का जो सैक्रमेंट है वो भी नई ज़िंदगी का शुरू है। तो मैंने वहाँ 4 साल खिदमत की और फिर मुझे ये कहा गया कि अब मैं छुट्टियों के लिए जाऊं। और छुट्टियों के बाद अब मैं इंतज़ार में हूँ कि मुझे नया जो मिशन मिला है वो है पापुआ न्यू गिनी। ये कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का जो बर्रे आज़म है उससे थोड़ा सा ऊपर एक बड़ा जजीरा है, तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया से। ओके। तो वहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनी है और ये ओशियानिया में आता है। ओके। तो आपको भी जो न्यू मिशन जो मिला है, तो ये क्या मिशन है, इसमें क्या आप करेंगे इस मिशन में? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पापुआ न्यू गिनी जाऊंगा, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मिशन है। ओके। तो मैं जब स्टूडेंट था तो वहाँ से जब फ्रायर आते थे तो ज़िंदगी के बारे में बताते थे, कितनी टफ ज़िंदगी है वहाँ पे लोगों की, फ्रायर्स की। तो मैं ज़ाती तौर पर मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस मिशन के लिए जाऊँगा। जब हमारा चैप्टर हुआ फरवरी में इसी साल, तो मैं रोम में था। तो हमारी जमात ने मुझसे पूछा कि मुझे उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के लिए सेलेक्ट किया है और मुझे प्रपोज़ किया है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैं क्यों और क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रोम में मिशन पे हूँ, किसी और को भेजें। लेकिन जमात की अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी है और जमात चाहती भी थी कि वो किसी सीनियर फ्रायर को भेजे। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। तो फिर मैंने गौर व खौस के बाद, दुआ के बाद मैंने सोचा कि
अगर खुदा ये चाहता है कि मैं वहाँ पर ये खिदमत दूँ तो मैंने हाँ कहा। और अब मैंने चूँकि हाँ कहा है तो जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है वो फॉर्मेशन की है। फॉर्मेशन की, अच्छा। तो मैं डायरेक्टर हूँगा जो थियोलॉजी स्टूडेंट है उनका, ओके। और इसके साथ उनका जो कस्टडी है या जो फाउंडेशन है पापुआ न्यू गिनी की, उसका मैं सेक्रेटरी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टडीज़ जो है। और ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि फॉर्मेशन, किसी की फॉर्मेशन करना, जी जी। उनकी ज़िंदगी को बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन बहुत आपका एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल करेंगे ये। अच्छा, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होगी तकरीबन? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि तकरीबन 20% जो टोटल आबादी है, 20% वहाँ पर वो क्रिश्चियन है। अच्छा, 20%। तो मतलब अच्छी खासी हमारी तादाद है मसीहों की। और ये ना सिर्फ कैथलिक है बल्कि दूसरे जो डिनोमिनेशंस हैं वो भी हैं, तो 20% ओके तादाद है। तो यहाँ पर जो फ्रांसिस्कन भी काफ़ी ज़्यादा होंगे? जी जी, वहाँ पे तकरीबन हम 75 साल से ज़्यादा अच्छा अरसा फ्रांसिस्कन की मौजूदगी है वहाँ पे। तो जैसे पाकिस्तान में तकरीबन यहाँ भी 75 साल तक, वहाँ पे तकरीबन कुछ 24-25 फ्रायर्स हैं। अच्छा, जो लोकल हैं। अच्छा अच्छा। अभी एक जो है वो इटालियन है वहाँ पे, 2 मेरे साथ जा रहे हैं वियतनाम से, और मैं पाकिस्तान से। ओके। तो फाजी एक ख़ास क्वेश्चन जी, यूथ को क्या है ऐसा मैसेज देंगे जो कि हमारी यूथ जो है, जो डिफरेंट आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, बहुत एडवांस दौर है, कि वो राह रास्त पर आ जाएं, सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आएँ, क्या उनको मैसेज देंगे हमारे यूथ को? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो यूथ को करने की ज़रूरत है वो है एजुकेशन। तालीम के मैदान में अगर हमारे नौजवान जाते हैं तो बहुत सारी मसाइल से, बहुत सारी मुश्किलात से वो बच सकते हैं। क्योंकि जब मैं पैरिशेस में था, जहाँ मैं गया हूँ, हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी, टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन थी। और हम महसूस करते हैं कि बहुत सारे नौजवानों ने एजुकेशन हासिल की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नौजवान हैं जो तालीम से बेबहरा है। और तालीम एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए नौजवान जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि तालीम तो एक ज़रिया है, इसके अलावा जो तालीम है, जो फेथ फॉर्मेशन है, उसमें हमारे नौजवान, जैसे संडे स्कूल है, बच्चे जो हैं वालिदैन वहाँ अपने बच्चों को भेजें, वहाँ पे जो तालीम है वो हासिल करें, जो अपनी फेथ फॉर्मेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमें ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने ईमान में भी मजबूत हैं, तालीम का जेवर से भी आरास्ता हैं, तो हम नशे से भी बच सकते हैं, हम बुरी आदत से भी बच सकते हैं। हमें, क्योंकि जब हम स्कूल में जाएंगे, किसी तालीमी अदारे में जाएंगे, तो हमें वहाँ पे अच्छी बातें सिखाएंगे। अगर हम चर्चेज़ में जाएंगे, संडे स्कूल अटेंड करेंगे, फेथ फॉर्मेशन हमारी होगी, तो वहाँ पर भी हम जो है, हमें कोई टाइम ऐसा नहीं होगा कि हम आवारा बैठकर अपना टाइम जो है वो ज़ाया करें, बल्कि हम अच्छी बातें सीखेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि नौजवानों को, जो आज के नौजवान हैं, उन्हें सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में ठहराव की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है। क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है, इसने भी बहुत सारे लड़ाइयों, झगड़ों को
फ़रोग दिया है। और मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस अमन का पैगंबर है, अमन का दाई है, इसलिए मुक़द्दस फ्रांसिस अमन चाहता है, सलामती चाहता है। और मैं समझता हूँ कि ये ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम अमन भी ला सकते हैं, सलामती भी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। और ज़ाहिर है अगर हम बुराइयों से बचेंगे तो अपने ख़ानदान को भी मजबूत करेंगे। हाँ, जब हम शादी करते हैं, ये शादीशुदा होते हैं उस वक्त, या हमारी शादी नहीं होती तो अपने ख़ानदान को और ज़्यादा मजबूत, और हमारे ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी, अपने मज़हब में भी और दूसरों के साथ भी रवादारी जो है, हम आहंगी जो है वो ज़्यादा फ़रोग पाएगी। और यही मेरी नौजवानों के लिए दुआ भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि हमारी कौम के नौजवान जो हैं वो और अदम बर्दाश्त की जो तालीम है उसको अपनाएं, और जो फालतू किस्म की बातें हैं उनकी तरफ ना जाएं, एक राय रास्ता बनाएंगे। ओके फज जी, एक आपने बताया था कि जब आप पिंडी डायसिस में थे, आप वहाँ चैपलियन थे यूथ के जी, तो उसका क्या मकसद था? क्या आप यूथ में मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात थी कि मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस में यूथ चैपलन की जिम्मेदारी दी गई। तो उनका बुनियादी मकसद यही था कि पूरे डायसिस में जहाँ कहीं भी यूथ की तरबियत करनी होती थी, उनकी फ़ेथ फॉर्मेशन, उन्होंने कोई इतराफ़ करना था, उन्हें किसी फ़ेथ के हवाले से, ईमान के हवाले से अगर उन्होंने कोई बात पूछनी थी तो वो मुझसे रब्ता कायम करते थे। और फिर हम साल में 2 दफ़ा हम प्रोग्राम करते थे नौजवानों के लिए, और मैं वहाँ पर उनके लिए पाकमास भी करता था, उन्हें लेक्चर भी देता था। ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम थे, नौजवान लड़कियों के अलहदा से, नौजवान लड़कों के अलहदा से, ताकि उनकी तरबियत जो है वो की जाए। और इसके साथ साथ जब हम लड़कियों का प्रोग्राम करते थे तो कुछ सिस्टर साहबात भी हमारे साथ हुआ करती थी, तो मैं पाकमास भी करता था, उनके इतराफ़ भी सुनता था, उनको रिकलेक्शन भी देता था, रिट्रीट्स वगैरह जो है वो भी मैं करता था। तो मैं चैपलन का काम ये था, यूथ चैपलन का। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये बिशप सिमियन परेरा होते थे जिनकी सरबराही में मैंने ये आपने किया। बहुत अच्छा फाज जी, बहुत अच्छी नॉलेज, हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने जो खिदमात सर अंजाम दी यूथ के लिए, ये बहुत अच्छा है। तो फाज जी, लास्ट में हमारे चैनल को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और मैं समझता हूँ कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपनी मोटिवेशनल टॉक्स के ज़रिए, स्पीचेस के ज़रिए आप लोगों में अवेयरनेस जो है उसको उजागर कर रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ और आपके लिए दुआगो भी हूँ कि आपका ये चैनल जो है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे, बहुत सारे लोगों को तरक्की की तरफ गामज़न करे, बहुत सारे लोगों को आपकी जो मोटिवेशन है उसके ज़रिए आप लोगों को राह रास्त पर ला सकें। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे ताकि आप इस खिदमत को, इस काम को, इस नेक काम को आगे बढ़ाते रहें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच फादर जी, गॉड ब्लेस यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपने फादर विक्टर जॉन की बातें सुनी, बहुत ही उनकी लाइफ जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सीखने का अमल था उसमें। और मैं समझता हूँ कि यूथ खास करके मैं नौजवानों को कहता हूँ इनसे सीखें, हमें सीखने के लिए बहुत सारी बातें मिली हैं और बहुत सारी अच्छा पैगाम है कि हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है नौजवानों के लिए स्पेशली, और हमें एक अच्छा
इंसान बनने की ज़रूरत है, फिर हम अच्छे मसीह भी बन सकते हैं और अच्छे नौजवान बन सकते हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि फाज जी ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि एक बर्दाश्त के बारे में कहा। जैसे बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं, लेकिन नौजवानों को सब्र और तहम्मुल से चलने की ज़रूरत है। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फाज जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।